सभी साथियों को जय मानवता जय विज्ञान। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जानकारी दूंगा। मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। वास्तव में मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता, यानी वे अधिकार जो जीवन के लिए मूलभूत होते हैं उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। अब भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वे मूल अधिकार नहीं हैं, वे राज्य के लिए निर्देश हैं। मूल अधिकार जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता वे निम्नलिखित हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान। इन 6 चीजों के बिना किसी भी नागरिक का जीवन नहीं चल सकता। ये 6 सुविधाएं अगर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएं तो उसका जीवन सुचारू रूप से और मानवीय गरिमा से परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ये 6 मूल अधिकार होने चाहिए थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार गायब हैं। मूल अधिकार है ही नहीं। हमें मूल अधिकार के नाम पर भारत के संविधान में बेवकूफ बनाया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में डेफिनेशन है, अनुच्छेद 13 में मूलभूत सिद्धांत हैं, अनुच्छेद 14 में भी सिद्धांत हैं, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। इसी तरह से जो समानता के प्रावधान है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन वह मूल अधिकार नहीं है, वह शर्तों के अधीन है। राज्य जब चाहे तब उन पर रोक लगा सकता है, उस स्वतंत्रता को छीन सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 20 है, वह आपको उसका लाभ तब मिलेगा जब आप अपराध करते हैं। अनुच्छेद 21 है, तब भी उसका लाभ भी आपको तब मिलेगा जब आप कोई अपराध में फंस जाएं। अनुच्छेद 22 में जो अधिकार हैं वो भी अपराधियों को हैं। इसी तरह से 23-24 में दंडात्मक प्रावधान है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक आज़ादी है और 29-30 में अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अधिकार है। और अनुच्छेद 31 में उसको रिपील कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 32 में आपके मूल अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो तो उसके उपचारों का अधिकार है। अब मैं आपको शुरू से फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहेंगे। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जहां जहां राज्य शब्द आएगा उसका मतलब यह माना जाएगा कि ये जो चीजें बताई गई हैं इस आर्टिकल में, इस परिभाषा में, उसके प्रति निर्देश है। राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी है। यानी ये 4 चीजें राज्य शब्द में आती हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी। अब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जहां जहां राज्य शब्द प्रयुक्त हुआ है वहां यह माना जाएगा कि यह इन 4 के प्रति निर्देश है, इन 4 के लिए बात कही गई है। तो अब इसको आगे से समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 से शुरुआत करते हैं: विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद जो 14 है, 14 है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, ये हेडिंग है और इसके आगे एक शब्द लिखा है राज्य, उसके बाद कॉमा लगा है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी यह नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, यह राज्य के लिए डायरेक्शन है, स्टेट के लिए डायरेक्शन है कि आप किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन
हमारे लोग, भोले भाले लोग, जो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके अपने आप को संविधान विशेषज्ञ समझते हैं, वो कहते हैं कि भारत के संविधान में समानता दी गई है। समानता कहाँ है? आर्टिकल 14 में केवल इतना है कि विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समानता होगी सबको। और आप देख रहे हैं कि कानून के समक्ष कितनी समानता है। और जितने भी आगे के आर्टिकल हैं 15, 16, 17 है, वो भी दंडात्मक प्रावधान है। तो समानता की बात कर रहा था। समानता मुख्य रूप से 4 तरह की होती है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समानता। जब भारत का संविधान बन रहा था तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बोलते हुए कहा कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करेंगे, जहां राजनीतिक तौर पर तो समानता होगी, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस सिद्धांत को नकारते रहेंगे। यदि अतिशीघ्र सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर नहीं किया गया तो वे लोग जो इस विषमता के शिकार होंगे, जो संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से इस रचना का निर्माण किया है, इसका विध्वंस कर देंगे। इसका मतलब है कि जिस दिन संविधान बन रहा है उस दिन हमको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता नहीं दी गई। अगर हमको शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक समानता उस दिन मिल जाती तो इस देश में गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, लाचारी कतई नहीं होती। आर्थिक समानता के लिए या तो इस देश के जितने भी उत्पादन के संसाधन है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता और देश की धन, धरती, संपत्ति सब नागरिकों में बराबर बराबर बांट दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग अंग्रेजों के समय में राजे महाराजे रजवाड़े थे, जमींदार जागीरदार थे, वो आज भी जमींदार जागीरदार है। ज्यादातर वो लोग आज भी पैसे वाले हैं। आप आर्थिक समानता की बात देखिए, जितने भी देश में बाजार हैं, मार्केट हैं, जितने भी उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रियां हैं, वो सब उन पर एक ही वर्ग का कब्जा है। जो वंचित वर्ग है वो अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से बाहर है। फिर भी वो लोग कहते हैं कि देखो संविधान से हमें समानता मिल गई है। आज जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिसमें खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो किसी अपर कास्ट के व्यक्ति की चारपाई पर नहीं बैठ पाते, उसके साथ कुत्तों के बराबर जैसा भी व्यवहार नहीं किया जाता। यानी कुत्ता उनकी रसोई में घुस सकता है, चारपाई पर बैठ सकता है, लेकिन इंसान को आज भी नहीं बैठने दिया जाता। फिर भी ये लोग कहते हैं कि हमें संविधान से समानता मिल गई है। भाई कौन सी समानता मिल गई है? हमको सामाजिक समानता आज तक नहीं मिली, हमको आर्थिक समानता नहीं मिली, शैक्षणिक समानता नहीं मिली। अगर कोई आज उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे अच्छे स्कूल में, तो गरीब का बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है। अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए लाखों रुपए की फीस लगेगी, उच्च शिक्षा पाने के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे, तो गरीब तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। कहाँ है शैक्षणिक समानता? आर्थिक समानता भी नहीं है, सामाजिक समानता भी नहीं है। तो हमें संविधान से कौन सी समानता मिली है? वोट डालने की? तो वोट डालने की भी समानता नहीं है। आप चुनाव आएगा तो आप भारत में वोटर बिकाऊ है। आप जाइए, शराब की बोतल लेके जाइए, मुर्गा खिलाइए लोगों को, पैसा दीजिए, सब लोग अपना वोट बेच देते हैं। किसके लिए बेच देते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी के कारण वोट बेच देते हैं। वोट बेच देते हैं, लोकतंत्र का मतलब समझ नहीं पाते। जिस वोट से राजा बनता है वो भिखारी बनते चले जा रहे हैं वोट बेच बेच के। सरकार ने भी इसके लिए कोई योजना नहीं चलाई। तो हमें संविधान के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं हुई है, कतई नहीं हुई है। आज आप देख लीजिए, अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, अगर आपको सांसद का चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए पता है सरकारी फीस कितनी है? सरकारी खर्चा निर्धारित कितना है? 80 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं एक विधानसभा में आप। और एक गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो वो कहां से पैसा लाएगा, कैसे चुनाव लड़ेगा? इस पूंजीवादी चुनावी व्यवस्था में वो अपना स्थान कैसे बनाएगा? तो इस संविधान से समानता हमको नहीं दी गई। यह संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा छल किया। अब आगे बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15-16 है, इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। लोग इसको पढ़ करके बड़ा खुश होते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात है, वो तो भाई आपका जो पूना पैक्ट
जो कम्युनल अवार्ड था उसको छीन करके दिया है। कम्युनल अवार्ड में आपका डबल वोट का राइट था, वो छीन करके आपको ये दिया है, और ये तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। लेकिन जितने भी डॉक्टर अंबेडकर साहब के अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त कहते हैं देखो कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। ये बाबा साहब ने नहीं लिखा, ये बी.एन. राव ने लिखा है। बी.एन. राव का जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को आप पढ़िएगा, उसमें ज्यों की त्यों यही लाइनें लिखी हुई है, यही आर्टिकल्स हैं। जो अनटचेबिलिटी को एवोल्यूशन के लिए हो या उपाधियों के अंत के लिए हो, सेम यही लिखा हुआ है, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। लेकिन लोगों को इतना मिथ्या प्रचार कर करके गुमराह किया गया है कि संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है, और बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ प्रतिदिन अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न, तमाम तरीके की अपराध होते चले जा रहे हैं। भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी में लोग जीवन जी रहे हैं। लोगों के पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, खाना खाने के लिए भोजन नहीं है। भाई ऐसा कैसा बाबा साहब ने संविधान बनाया कि बाबा साहब को मानने वाले लोग इतने बेबस, लाचार, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, भुखमरी है, अन्याय, अत्याचार झेल रहे हैं, डेली उत्पीड़न हो रहा है, उनकी महिलाओं को बलात्कार करके जिंदा जलाया जा रहा है। बाबा साहब ने ऐसा कैसा संविधान लिख दिया कि जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से ये दुष्प्रचार है। यह संविधान बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही मिलकर बनाया है। बाबा साहब का इसमें कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने तो स्पष्ट कह दिया था कि मुझे तो हैक कर लिया गया था। संविधान सभा ने जो जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ इस संविधान में लिखा। इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले मैं इसमें आग लगा दूंगा। यह बात उन्होंने राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को कही। लेकिन जितने भी अंबेडकर भक्त हैं, अंधे भक्त, अव्वल दर्जे के मूर्ख, वो इस बात को मानते नहीं है, नहीं समझते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1952 को पूना की लाइब्रेरी में सार्वजनिक तौर पर कहा, भाषण देते हुए लोकतंत्र को उन्होंने समझाया, बताया कि वर्तमान संविधान को लेकर लोग काफी जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान बनाना चाहते हैं। क्योंकि यह संविधान एक हड्डियों का ढांचा है, और इस हड्डियों के ढांचे में मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। अरे भाई, कैसे बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं? ये बाबा साहब की कही गई बात को नहीं मानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर बाबा साहब की कही गई बात को नहीं मानते ये लोग, तो ये दोगले हैं, अंबेडकरवादी होने का ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब की बातों को ठुकरा रहे हैं और बाबा साहब को मानने का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ले जा करके लोगों के, भोले वाले लोगों में बेचा जा सके और उनके नाम पर चंदा उगाही की जा सके, इसलिए वो ढोंग कर रहे हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये निराधार नहीं है, ये आधारपूर्ण बातें हैं। विथ एविडेंस बात कर रहा हूं, सबूतों के साथ बात कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा, ऐतिहासिक भाषण है उनका, आगरा में उन्होंने कहा जन समूह को संबोधित करते हुए कि तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना है और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैरबराबरी मिटाने के लिए, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहां तक कि अपना खून बहाने के लिए भी तैयार रहना है। अब बाबा साहब आप लोगों को कुर्बानी देने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों खून बहाने के लिए कह रहे हैं? अगर बाबा साहब संविधान लिखते तो कहते मेरे बच्चों तुम मौज करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, आने की, कोई भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, संविधान में मैंने सब कुछ लिख दिया है। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि आपको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैरबराबरी मिटाने के लिए, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहां तक कि अपना खून बहाने के लिए भी तैयार रहना है। इसका मतलब है बाबा साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस संविधान में तुम्हारे लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बराबरी की बात नहीं है, आपको गैर बराबरी में रखा गया है। ये गैर बराबरी आपको मिटाना है, और मिटाना कैसे है? संविधान की सच्चाई को समझकर, इसको उजागर करके। लेकिन एक बहुत बड़ा इस देश में षड्यंत्र किया गया। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस और वामसेप ने मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फर्जी तौर पर संविधान निर्माता घोषित किया, फर्जी तौर पर प्रचार किया। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो 2 दिन का
पार्लियामेंट सेशन चलाया और बाबा साहब को संविधान निर्माता और तमाम उनके नाम पर मान बढ़ाई की गई कि बाबा साहब ने इस तरह का संविधान लिखा। बाबा साहब के नाम पर अब संविधान के नाम पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा और हम बाबा साहब की वजह से यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह की इतनी भावनात्मक बातें करी गई कि लोग उस भावुकता का शिकार हो गए। अगर भाई संविधान बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब के लोगों के फेवर में है, तो नरेंद्र मोदी काय के लिए प्रचार कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को तो स्पष्ट कहना चाहिए, जो मौन बीजेपी और लोग कहते रहते हैं कि इसको खत्म कर दो, वो प्रचार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग गुमराह बने रहे। हम 75 साल तक गुमराह बने रहे हैं, अगर इसी तरह से गुमराह बने रहेंगे तो आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से गुमराह होते रहेंगे। क्यों? हम लोग बहुत ही बुजदिल हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम रिसर्च नहीं करना चाहते और हम इतने बुजदिल और बेशर्म हैं कि अपनी माँ बहन बेटियों के डेली बलात्कार हो रहे हैं, उनको देखकर भी हमारा खून नहीं खोलता, उनको देखकर भी हमारा स्वाभिमान नहीं जागता। जो कौम अपनी महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर पा रही, वो क्या खाक संघर्ष करेगी, क्या खाक सच्चाई को समझेगी? ये जितने भी लोग हैं, एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हजारों सालों से जीते आए हैं, तो उसको जीते जीते उसके अभ्यस्त हो गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है, वास्तविक हक अधिकार क्या होते हैं, आज़ादी क्या होती है, इन लोगों को कतई नहीं पता। और खास बात यह है कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लोग नेता बन रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वो भी अव्वल दर्जे के दोगले हैं, गद्दार हैं। वो सच्चाई को नहीं बता रहे, जो मूल समस्याएं हैं उनके कारणों को नहीं बता रहे, उन कारणों के निवारण कैसे करेंगे उसको भी नहीं बता रहे, लेकिन एक अलग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि बोले ब्राह्मण विदेशी है। वोल्गा टू गंगा किताब में केदारनाथ पांडे ने लिखा है? अन्य अन्य एविडेंस देते हैं। भाई कोई विदेशी हो स्वदेशी हो, उससे हमें क्या मतलब है? हमें हमारी समस्या से मतलब है। हम गरीब क्यों हैं, हम संपन्न कैसे बनेंगे, हम लोकतंत्र में अपने मानवाधिकार और मूल अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे, इस ओर कोई जोर नहीं दिया जाता। कि हम पर आए दिन इतने अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं? भाई संविधान में मूल अधिकार होते तो क्या इस तरह से अन्याय अत्याचार होते? क्या इस तरह से हमारा शोषण हो रहा होता? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी मैंने अभी बताया कि समानता नहीं, जितने भी मूल अधिकार हैं, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया गया। जो वास्तव में मूल अधिकार होने चाहिए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इनसे हमें बाहर फेंक दिया गया। और इन लोगों ने मूल अधिकारों के नाम पर अपनी जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बचाए रखा। इनकी पुरानी व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था है या जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, वो धर्म और धन की व्यवस्था है। इन्होंने अपने धर्म को, अपने धन को बचाने के लिए संविधान में बाकायदा प्रोविजन किए। इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दे दी। जब धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों को मिल गई तो उसमें हिंदू धर्म भी शामिल हो गया। हिंदू धर्म के लोगों को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। अगर मान के चलिए मैं हिंदू हूं और अगर मुझे धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है तो भाई मैं तो अपने वेदों को मानूंगा, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको मानूंगा। मैं जितनी भी स्मृतियां हैं उनको फॉलो करूंगा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको फॉलो करूंगा। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सामाजिक गैर बराबरी की बात करते हैं, सामाजिक विषमता की बात करते हैं, एक वर्ग उच्च हो दूसरा नीच हो, इसकी बात करते हैं। तो जब इस प्रकार के ग्रंथों का पूरे देश में पठन पाठन होगा, लोग उस धर्म को एक्सरसाइज करेंगे, दिन रात प्रचार करेंगे और माइक लगा लगा करके कथा करेंगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो इस देश में सामाजिक समानता आ जाएगी? नहीं आ सकती। तो इसके लिए जो जाति व्यवस्था है या जो धर्म की व्यवस्था है, इसको बचाया उन्होंने। आज आप गांव देहात में जाकर के देखिए, संविधान भले ही लागू है, गांव देहात में जाकर के देखेंगे कि कोई चमार का बालक या चमार किसी राजपूत ब्राह्मण की चारपाई पे नहीं आज भी बैठ पाता। कोई धोबी धानुक खटरी मल्ला ये किसी ब्राह्मण की चारपाई पे नहीं बैठ पाते, उसको बिठाते नहीं, एक साथ खाना नहीं खा सकते। जबकि लोग कुत्तों के साथ खाना खाते हुए देखे होंगे आपने, कुत्तों के साथ सो जाते हैं, लेकिन इंसान को आज भी बिठाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये धर्म उनका मूल अधिकार है और धर्म कहता है कि इन लोगों को आप अछूत समझो, नीच समझो।
और तुलसीदास जी ने तो लिखा है साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना, यानी ये साक्षात पशु है, इनके साथ पशुओं जैसा ही बर्ताव करो। और हम लोग संविधान को पढ़कर के ऐसा लगता है, प्रियम्बल को खासतौर पर प्रस्तावना को पढ़कर लगता है यार हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, संविधान तो हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाले लोग गलत हैं। अरे भाई बंदूक किसी के भी हाथ में दे दो, अगर साधु सन्यासी बहुत अच्छा होगा उसके हाथ में दे दोगे तो वो चलाएगा, तब भी उसमें से गोली निकलेगी और व्यक्ति मरेगा। अगर कोई गुंडा माफिया और डॉन या आतंकवादी के हाथ में दे दोगे तब भी वो वैसा ही काम करेगी। बंदूक बंदूक होती है, तो ठीक इसी तरह से संविधान है, चाहे कोई भी चलाए उससे क्या फर्क पड़ता है। अब बात आती है धन की। इन्होंने अपना धन की व्यवस्था है अनुच्छेद 19G और 31 में, जब देश आजाद हो रहा था तो उस समय बात कही गई कि जितनी भी देश की संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए या सब लोगों में इसको बराबर बांट दिया जाए। तो पटेल साहब और नेहरू जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। संपत्ति को उन्होंने मूल अधिकार घोषित कर दिया और यह कहा कि जिसके पास जो संपत्ति है, जितने भी राजा रजवाड़े जमींदार जागीरदार, जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका मूल अधिकार है। उनसे हम संपत्ति, यानी सरकार भी संपत्ति नहीं ले सकती। अगर सरकार संपत्ति लेगी तो उसे उसकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू यानी बाजार की कीमत के अनुसार उसको मुआवजा देना पड़ेगा। बिना मुआवजा के सरकार किसी की संपत्ति नहीं छीन सकती। इसका मतलब है कि उन्होंने संपत्ति को मूल अधिकार बनाकर अपनी संपत्ति सुरक्षित कर ली। जितनी भी जागीरें, जमीनें और जितने भी रियासतें, राजा रजवाड़े थे और जितने भी धनाढ्य लोग थे वो आज भी धनपति हैं और पैसे के दम पर अपने धन संपत्ति को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है, निरंतर गरीब हो रहा है। और वंचित वर्ग के लोग अर्थव्यवस्था से तो पूरी तरह से बाहर है। जैसे मैंने शुरू में कहा, बाजार में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। लगभग 90 से 98% तक मार्केट पर ब्राह्मण बनियों का या पूंजीवादी वर्ग का कब्जा है, उसमें गरीबों की कोई हिस्सेदारी नहीं। भारत के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां, उद्योग, कारखाने हैं उस पर भी उसी पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी वर्ग का कब्जा है, वंचित वर्ग की कोई हिस्सेदारी नहीं। अरे भाई, आपको छोटा सा आरक्षण देकर और उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था पर, पूरे देश की धन धरती पर कब्जा कर लिया। जब पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है और आप सिर्फ आरक्षण का झुंझुना बजाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम इसे बचाएंगे। क्या बचा के कर लोगे? 3 करोड़ नौकरियां होती हैं रिजर्व सरकारी, और सरकारी नौकरियों 3 करोड़ हैं, उसमें भी रिजर्वेशन कितना % है? और देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से मान के चलिए आपको रिजर्वेशन से 2 करोड़ नौकरियां मिल गई या 1 करोड़ नौकरियां मिल गई, तो बाकी के 139 या 138 करोड़ लोगों का क्या होगा? उनका कभी सोचा है? हम अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी की बात करें, धन धरती को बराबर बंटवाने की बात करें, तब हमें वास्तविक आजादी मिलेगी। और आपको एक चीज और बताते हैं, बहुत बड़ी साजिश क्या हुई है कि जैसे अगर मेरे खिलाफ कोई क्राइम होता है, मान के चलिए मैं रास्ते में जा रहा हूं, किसी ने मेरी मारपीट कर दी, तो मारपीट का इलाज बहुत सरल है। मैं 100 नंबर पे फोन लगाऊंगा, पुलिस तुरंत आ जाएगी। अगर पुलिस नहीं आती है तो मैं नजदीक के थाने में जाऊंगा, FIR करा दूंगा। अगर पुलिस वहां भी FIR नहीं लिखती तो मैं सीधा कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट कर दूंगा, यानी सिंपल प्रोसीजर है। दूसरी ओर अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो इनको लागू कराने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कहां? सुप्रीम कोर्ट। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति केरला का है, गरीब मजदूर है, उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, क्या वो केरला से दिल्ली आएगा या असम से, गुवाहाटी से या त्रिपुरा से या जम्मू कश्मीर से या आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से लोग दिल्ली आएंगे? ये कैसी व्यवस्था है? मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसको लागू कराने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस वहन नहीं कर सकते। अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो भाई हम सीधे सीधे जो मुंसिफ कोर्ट है उसमें क्यों नहीं जा सकते? हमारा नजदीक का कोर्ट है, उसमें हम रेट या अपील क्यों फाइल नहीं कर सकते? क्यों उसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है? इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों? एक अमीर है,
वो तो तुरंत बॉम्बे से या आंध्रा से या कहीं से भी फ्लाइट पकड़ेगा, सीधा दिल्ली आएगा, एडवोकेट से फोन पे अपॉइंटमेंट ले लेगा और रेट पिटीशन अपनी फाइल कर देगा, उसको न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक गरीब कैसे आएगा, गरीब कैसे करेगा? इतनी बड़ी विसंगतियां हैं, इतनी बड़ी विडंबना है इस संविधान में। संविधान निर्माताओं ने इतनी बड़ी साजिशें की हैं, जिसको आप नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज हमें पता है देश की जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, एजेंसियां हैं, उनको सरकार निजी हाथों में सौंपती चली जा रही है। ये हमारा मूल अधिकार है कि देश की जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं वो हमारे हैं। अगर इनको सरकार बेच रही है तो हम रिट पिटीशन फाइल कर सके, लेकिन अगर मैं रिट पिटीशन फाइल करने जाऊं तो इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैं वकील कहां से करूंगा और फिर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा, अगर ये साधारण प्रक्रिया होती, सब लोग इसके लिए रिट पिटीशन अपने नजदीक के कोर्ट में फाइल कर सकते, तो मैं समझता हूं कि करोड़ों पिटीशन अभी तक फाइल हो गई होती और कई जजों ने फैसला भी दे दिया होता कि कोई नहीं बेच सकता संपत्ति को। लेकिन यहाँ चुनिंदा जज हैं, जजों से सेटिंग है, सेटिंग से सरकार अपने फैसले कराती है, सरकार जैसा चाहती है वैसा निर्णय आता है और सरकार जैसा चाहती है वैसा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कभी कभी कि बोले हम सरकार से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें औकात पता है कि सरकार जब चाहेगी हमें निकाल देगी। ये इतनी जटिल व्यवस्था है, जब तक हम इन मूल अधिकारों को बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हम केवल प्रस्तावना पढ़ करके केवल गुणगान करते रहेंगे कि हमारा संविधान बढ़िया है। और मूल अधिकार एक बार फिर समझ लीजिए, मूल अधिकार होते हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, और वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान। हमारे संविधान में इन 6 प्रकार की चीजों के लिए कोई गारंटी नहीं है। ना हमें रोटी की, ना कपड़ा की, ना मकान की गारंटी है, ना ही शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की गारंटी है। इस वजह से हजारों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं, करोड़ों लोग के सर पे छत नहीं है, मकान नहीं है, करोड़ों लोग बीमारी से मर रहे हैं। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी होती तो सरकार हम चाहते वैसा करते। अगर हमारे मूल अधिकारों को लागू कराने की प्रक्रिया सरल होती तो सरकार जैसा हम चाहते वैसा करती। मैंने अभी न्यायपालिका पर सवाल उठाए, सरकार भ्रष्ट है, न्यायपालिका भी भ्रष्ट है, सो है, उससे ज्यादा वकील भ्रष्ट हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो ईमानदार हैं, ईमानदार हैं तो वो ऐसे समझ लीजिए 99-100 लोगों की जिनकी नाक कटी है, नकटों के बीच में एक नाक वाला, तो उसको नक्कू कह करके चढ़ाते हैं, नक्कू नक्कू, तो उसको भी अपनी नाक कटवानी पड़ती है। यानी कुल मिलाकर वो भी भ्रष्ट हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है, देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने अधिकारों को समझें, अपने संविधान को समझें कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में किस तरह का छल किया है, देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है, इसको समझें तो निश्चित रूप से हम इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने भाइयों को समझा सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैरबराबरी को मिटाने के लिए अभियान चला सकते हैं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में इसको भेजें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आ सकें। अगर बुरे भी आएंगे तो उनको डिफेंड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से अगले वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। जय मानवता, जय विज्ञान।